सियासी मिजाज बदलते हैं, चुनाव नजदीक आते हैं तो पार्टियों के नेताओं के राजनीति करने के रंग ढंग भी बदल जाते हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है कांग्रेस और उनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ। अब आप इसे कांग्रेस की घर वापसी कह लीजिए या फिर राहुल की रणनीति, लेकिन गुजरात के चुनाव में कांग्रेस का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। राजनीतिक पंडितों के लिए भी गुजरात हिंदुत्व की एक बड़ी प्रयोगशाला रहा है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में शायद ये कांग्रेस की सियासत की प्रयोगशाला बन गई है, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष मंदिर मंदिर माथा टेक कर बीजेपी की चुनावी रणनीति की धार कूंद करने की जुगत में है। अब बदलाव 2014 की लोकसभा हार पर तैयार एंटनी कमेटी की रिपोर्ट की तरफ से आया है या फिर ये कांग्रेस की राजनीति का नया रंग है जो भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन सियासत का रंग ढंग कांग्रेस की रणनीति में बदलाव की ओर इशारा जरूर कर रहा है। इसका नफा नुकसान तो नतीजे आने पर ही पता चलेगा। माता के दर पर राहुल, मेघ माया मंदिर में कांग्रेस उपाध्यक्ष। अंबाजी से भी लिया आशीर्वाद, हाथ जोड़े, शीश नवाए, तल्लीनता से हर विधि विधान पर नजर बनाए राहुल गांधी। मंत्रोच्चार के बीच कभी टीका लगवाते, कभी अपने सिर पर चरण पादुका लगवाकर आशीर्वाद लेते। साथ में कांग्रेस नेताओं की टोली है। गुजरात की सियासत के दिग्गज भी हैं और प्रभारी भी। गुजरात का चुनाव अपने चरम पर है तो मानो कांग्रेस ने भी अपनी चाल बदल ली है। कांग्रेस की राजनीति की राहों में मंदिर का दरवाजा वैसे तो कम ही पड़ता है, या शायद कांग्रेस के नेता मंदिर को राजनीति की राहों से अलग रखते रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात के रण में मंदिर भी कांग्रेस का सियासी हथियार बनता दिख रहा है। कांग्रेस की जुबान पर बीजेपी के लिए जितने सवाल हैं, उतनी ही आस्था राहुल मंदिर मंदिर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैंने कल बोला था, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं सच्चाई में बिलीव करता हूँ। राहुल जी बार-बार बीजेपी मेरे बारे में जो भी बोले वो सब ठीक है, मेरी सच्चाई है। शिव भक्त राहुल के इस अंदाज पर बीजेपी के सवाल लाजमी है, क्योंकि यही वो हथियार रहा है जिसके वार से बीजेपी के नेता कांग्रेस को हिंदुत्व के कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने अपना अंदाज पूरी तरह बदल लिया है। शाम को राहुल मेहसाणा के बहुचार्जी मंदिर गए तो उससे पहले सुबह ही मेघ माया मंदिर में भी माथा टेक चुके थे। राहुल ने अपने गुजरात अभियान की शुरुआत द्वारकाधीश के मंदिर में माथा टेक कर की, तो इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। गुजरात के चुनाव में मंदिर कितना अहम हो चला है, ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं। अक्षरधाम के इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले ही गए, तो अब राहुल ने भी यहाँ जाकर मानो पीएम को जवाब दिया हो। स्वामी नारायण का ये मंदिर अपने आप में काफ़ी अहम है, वो इसलिए भी क्योंकि कभी आतंकवादियों ने इस पर हमला किया, और इसलिए भी क्योंकि पाटीदार समाज का एक बड़ा तबका स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़ा बताया जाता है। तो जाहिर है अगर पीएम मोदी अक्षरधाम मंदिर के सहारे पटेलों का वोट साध रहे हों तो राहुल भी पीछे नहीं। राहुल का अचानक बढ़ा ये मंदिर प्रेम गुजरात के चुनाव में एक अहम फैक्टर बनकर उभर रहा है, और राहुल गांधी का ये भक्ति अवतार फिलहाल तो गुजरात में छाया हुआ है। सवाल उठाने वाले सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन ना तो ये सवाल नए हैं और ना ही इल्ज़ाम। राजनीति के धुरंधर कांग्रेस पर इस तरह के इल्ज़ाम पहले भी लगाते रहे हैं। कटघरे में कांग्रेस तब भी खड़ी हुई जब राजीव गांधी ने अयोध्या में मंदिर का ताला खुलवाया, और तब भी जब नरसिम्हा राव सरकार के दौरान विवादित ढांचा गिरा। हालांकि बाद के दिनों में बीजेपी ने इस एजेंडे को हथिया लिया, तो अब लगता है कि बीजेपी के हिंदुत्व को कांग्रेस अपने हिंदुत्व से चुनौती देना चाहती है। बीजेपी नेता पाटीदारों को लुभाने के लिए स्वामीनारायण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो राहुल गांधी बीजेपी की हिंदू वोट बैंक को तोड़ने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लेकिन अब इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि मंदिर जाना स्वाभाविक होना चाहिए, चुनावी नहीं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो राहुल का ये मंदिर मंदिर जाना चुनाव के नजरिए से कितना अहम है ये तो राहुल जाने, लेकिन यहाँ आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला था। एक सॉफ्ट हिंदुत्ववादी सोच अपनाने की कांग्रेस ने तब भी कोशिश की थी। यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल ने अपने अभियान की शुरुआत की थी 6 सितंबर 2016 से। पहले चरण में राहुल ने करीब 25 दिन की यात्रा की और इस दौरान राहुल 14 मंदिर गए, 3 मस्जिद गए, 6 दरगाह, 3 गुरुद्वारे और 1 गिरजाघर भी गए। लेकिन चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। ना तो ये पोस्टरिंग राहुल की मदद करती नजर आई और ना ही भगवान। अब गुजरात चुनाव से पहले भी राहुल मंदिर मंदिर घूम रहे हैं।
25 सितंबर को वो द्वारकाधीश मंदिर गए थे, 27 सितंबर को चामुंडा माता मंदिर गए, फिर खोडियार माता के खोड़ाल धाम मंदिर गए। कागवाड़ से जैतपुर जाने से रास्ते में राहुल ने दासी जीवन को समर्पित एक मंदिर के दर्शन किए। दलित और बौद्ध धर्म के लोगों में इस मंदिर की बहुत मान्यता है, सम्मान है। फिर राजकोट के वीरपुर में भी अचानक जलराम मंदिर पहुंच गए। 9 अक्टूबर को नाडियाड के संतराम मंदिर, 11 अक्टूबर को भातीजी महाराज मंदिर, दाहोद जिले के सलिया गांव में संत कबीर मंदिर, और अब पिछले 2 दिनों के अंदर राहुल करीब 5 मंदिर जा चुके हैं। राहुल गांधी लगातार जो मंदिरों में जा रहे हैं गुजरात में, उसके पीछे केवल और केवल राजनीति है। मंदिर में जाना एक आस्था का विषय होता है कि वोट बटोरने के लिए कोई राजनीतिक कोई विषय नहीं होता है। ऐसे आस्था यदि राहुल गांधी में दिखाई देती, देश की जनता इसके नमूना पहले ही देखती। ईश्वर तो हमारे रोम रोम में है। ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा तो हम सबके ऊपर है। क्या ईश्वर को भी अब वो राजनीतिक दलों में बांटने की कोई नई योजना बना रहे हैं? ईश्वर याद आए, लेकिन थोड़ा देर से याद आए। बहरहाल, क्या राजस्थान में कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी ने एक और जान ले ली है? ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि एक और मामला सामने आया है कि क्या गौ तस्करी के आरोप में अलवर के उमर खान को मार डाला गया। राजस्थान के अलवर में 10 नवंबर को रेल की पटरी के किनारे मिले एक युवक की डेड बॉडी पर अब कुछ यही हंगामा बरपा हुआ है। कुछ लोग इसे कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी बता रहे हैं, तो सियासी संग्राम भी इस पर तेज हो रहा है। इसका भी जो कत्ल हुआ है उसके पीछे साजिश की बुआ रही है, इसलिए कि 2 दिन तक पुलिस ने जो है उसके घर वालों को इत्तला नहीं दी कि उसका मर्डर हो गया है। के इलाके में जो गौरक्षक काम करते हैं उनके ऊपर शक है क्या आपको? नहीं, देखो हम कुछ नहीं तो बोलते, आगे वही बताएंगे, ड्राइवर है जो कुछ भी बताएगा। हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम हर जगह और हर स्थिति को पहले से समय से पहले कंट्रोल कर लें। मजबूर सरकार, बेखौफ बदमाश और एक शख्स की चली गई जान। किसने मारा, क्यों मारा? अलवर के उमर खान की मौत पर अब संग्राम बड़ा होने लगा है। कुछ लोगों के लिए ये कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उमर के पिता का बयान सुन लीजिए। वैसे शक तो अब हम कैसे बता सकते, तो गांव वाला कोई वो न पता होगा, जो ड्राइवर होगा कोई उसको वो बताएगा, वो हम कैसे बता सकते हैं कौन ने मारा, कौन ना। इसका मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ ना। शक है आपको? अब शक तो ये गांव वाला ने मारा, ये तो कोई किसी को नहीं पता रहा। उमर को किसने मारा, इस सवाल का कोई मुकम्मल जवाब फिलहाल उनके पिता इलियास के पास भी नहीं। वो भी पुलिस और प्रशासन से यही जवाब मांग रहे हैं। वो फिलहाल इसे सीधे तौर पर कथित गौरक्षकों की करतूत नहीं बता रहे। वहीं घटना के बाद से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक शनिवार देर रात 2 गौपालक एक गाड़ी में कुछ गायें भरकर अलवर जिले से भरतपुर के घाटमिका गांव जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कथित गौरक्षकों ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों गौपालकों को पीटा गया और बाद में उन पर गोली चलाई गई। ये जरा गाड़ी ले गए, गाड़ी में आए और गहन कर सू लिकड़ते ही एंड में घर आवे नीचे लू हूं इनके दे गोली। कौन ने दी? ये पतना बजरंग दल गुजरा कौन ने दी? इन्हें गोली दी। मौत उम्र की हुई है, ये गोली और लगी पड़ी छोरा के ताहिर के। जाहिर है हत्याकांड पर शोर शराबा बढ़ने लगा है, लेकिन राजस्थान सरकार अपनी लाचारगी बयां कर रही है। सूबे के गृह मंत्री पुलिस बल का रोना रो रहे हैं और विपक्ष ऐसी वारदातों पर हमलावर है। कारण कोई भी हो, लेकिन दिन दहाड़े किसी को कोई मार दे, ये एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। और मुख्यमंत्री उस दिन अलवर में ही थी। अब प्रशासन, पुलिस, सरकार, उनकी क्या भूमिका आप समझ सकते हैं। 4 साल में लगातार यहाँ पर अनेकों ऐसे प्रकरण हुए हैं। पिछली बार भी अलवर जिले में जब ऐसा आक्रमण हुआ था, उसको न्याय दिलाने में सरकार नाकामयाब रही है। हम चाहते हैं जांच हो, लेकिन जांच का परिणाम भी निकले। एक संदिग्ध व्यक्ति को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ की घटना हुई, उससे थोड़ी पूछताछ से कुछ चीजों का मेल मिलाप तो मिल रहा है घटना का, लेकिन अभी 100% नहीं कह सकते कि ये है। और उसके साथ अन्य लोग भी थे जिनका उसने नाम बताया, उनको भी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुलिस की जांच से ही ये साफ होगा कि हत्या क्यों हुई, क्या इसका कथित गौरक्षकों से कोई लेना देना है। अलवर में पहलू खान की हत्या के बाद ये दूसरा मौका है जब पुलिस
प्रशासन और सरकार सवालों के घेरे में है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर सुप्रीम कोर्ट से 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद भी 3 तलाक के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं और हर तबके से सामने आ रहे हैं। और अब अलीगढ़ में एक प्रोफेसर पर बीवी को एक बार में ही 3 तलाक देने का आरोप लगा है। पीड़ित पत्नी ने पीएम मोदी से इंसाफ की गुहार भी लगाई। पीएम मोदी से इंसाफ की गुहार लगाती ये है यास्मीन खालिद। यास्मीन ने अपने शौहर पर एक बार में 3 तलाक देने का इल्जाम लगाया है। मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन इसने वहाँ पे मुझे गाली गलौज की और कहा तुम्हें मदद चाहिए, ले तलाक तलाक तलाक। यास्मीन अलीगढ़ की रहने वाली है। उनके पति ने व्हाट्सएप और SMS के जरिए 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा आपको, उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा था मैं खालिद बिन यूसुफ यास्मीन अख्तर, क्योंकि मेरा शादी से पहले का नाम यास्मीन अख्तर, खालिद उसको हटाया था, उसको मैं तलाक देता हूँ 30 सितंबर को। अच्छा। फिर दूसरा टेक्स्ट भेजा, उसमें भी यही लिखा मैं खालिद बिन यूसुफ यास्मीन अख्तर को तलाक देता हूँ। शादी के 23 साल के बाद 3 तलाक के इस मामले ने एक बार फिर इस मुद्दे को गरमा दिया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक को गैर कानूनी बता चुका है। अदालत ने सरकार से इस मामले में कानून बनाने को भी कहा था। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुना दिया और ये साबित हो गया कि ट्रिपल तलाक शरीयत का पार्ट नहीं है, तो जब शरीयत का पार्ट नहीं है ट्रिपल तलाक, तो फिर आप इस पर रिजिड क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है कि 3 तलाक बैन हो और 6 महीने के अंदर सरकार कानून बनाए, तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम विवाह अधिनियम की तरह, हिंदू विवाह अधिनियम की तरह मुस्लिम विवाह अधिनियम भी बनाया जाए। यास्मीन के शौहर खालिद यूसुफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। दोनों के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन खालिद यूसुफ ने यास्मीन के आरोपों से इनकार किया और सफाई दी कि उन्होंने अभी तीसरा तलाक नहीं दिया है। 3 तलाक नहीं दिया है, जो ये बार बार मीडिया पे आके कहते हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए इसके जरिए 3 तलाक दिया, ये बिल्कुल निराधार झूठी बात है। मैंने केवल इनको 1 तलाक मौखिक दिया है गवाहों के सामने, और उसी तलाक को मैंने फिर लिख कर भेजा, जो इन्होंने लेने से मना कर दिया, डाकिया ने उस पर भी लिखकर मुझे दे दिया है। उसी तलाक को मैंने व्हाट्सएप के जरिए भी भेजा। दूसरा तलाक 1 महीने के अंतराल पर मैंने फिर दिया इनको मौखिक 2 गवाहों के सामने, और उसी को मैंने फिर SMS के जरिए दिया है। तीसरा तलाक चूंकि अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अभी भी मेरी ये पत्नी है, 3 तलाक हुआ नहीं है। जब तक 3 तलाक नहीं हो जाता तब तक ये मेरी पत्नी रहेंगी। यास्मीन ने अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है और काउंसलिंग की भी कोशिशें की जा रही है। अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं एशियन समिट की साइडलाइंस पर हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं, भारत की धमक उनके पीछे पीछे नजर आती है। मनीला में चल रहे आसियान सम्मेलन में भी पीएम मोदी का यही जलवा रहा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। पिछले 6 महीनों में मोदी और ट्रंप की ये दूसरी मुलाकात है। आसियान देशों के सम्मेलन का जब आगाज हुआ, तब भी ट्रंप और मोदी गर्मजोशी से मिले, एक दूसरे से बातें की और अगले ही दिन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बात हुई। करीब आधे घंटे से भी ज्यादा चली बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के विजन की तारीफ भी की। राष्ट्रपति ट्रंप जहाँ भी गए हैं पिछले दिनों, और जहां भी उनको भारत के संबंध में कहने का अवसर मिला है, उन्होंने भारत के संबंध में बहुत ही ऊंचा अभिप्राय व्यक्त किया है। भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं, ये बात अमेरिका ने भी मानी है। बीते 6 महीने में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये दूसरी मुलाकात है। राष्ट्रपति ट्रंप खुद मोदी के विजन की तारीफ भी कर चुके हैं। Great gentleman doing a fantastic job in bringing around lots of factions in India, bringing them all together. That's what I hear, and that's good news. And it really is. It's a lot of good reports coming out of India, so I want to congratulate you. But it's an honor to be with you. साफ है कि पीएम मोदी से मुलाकात कर इशारों ही इशारों में अमेरिका ने चीन को ये संदेश भी दिया है कि दक्षिण एशिया में अमेरिका का कोई सबसे मजबूत दोस्त है तो वो है हिंदुस्तान। टीम न्यूज़ नेशन।
देश और दुनिया की हर खबर के साथ नेशन न्यूज में आज के लिए बस इतना ही।